हाल ही में आए इस मर्डर केस ने हमारे देश को हिलाकर रख दिया है, इस समाज को झकझोर के रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हैवानियत की शक्ल क्या ऐसी भी हो सकती है, जहां पर 28 साल के आफ्ताब अमीन पूनावाला ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा वालकर की 35 टुकड़े करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। सबसे पहले उसने उसका गला दबाया और उसके बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और जंगलों में फेंक दिया। यूं तो आए दिन न्यूज और मीडिया के माध्यम से हमें काफी गुनाहों के बारे में और काफी हत्याओं के बारे में सुनने को मिलता है, मगर इस कदर की दरिंदगी और इस कदर की दैत्यपूर्ण हत्या हमने न कभी सुनी और न ही कभी देखी होगी। अब तक आपने न्यूज के माध्यम द्वारा श्रद्धा वालकर मर्डर केस के बारे में देख रखा होगा, तो आइए बेहतर समझने की कोशिश करते हैं इस केस को, आइए डिकोड करने की कोशिश करते हैं इस केस को और ऐसे कई केसेस के बारे में जानेंगे जो इस कदर की दरिंदगी को अंजाम दे चुके हैं और क्या रिजल्ट्स मिले हैं कोर्ट द्वारा। साथ ही अंत में हम क्रिमिनल मानसिकता पे बात करेंगे, ऐसे क्रिमिनलों को हम हमारे सोसाइटी में कैसे पहचान सकते हैं, क्या साइंस और क्या ट्रेट्स ऐसे क्रिमिनल देते हैं और हम हमारा बचाव कैसे कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की तलाश जारी है इस सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रद्धा के दोस्त समेत कुल 6 लोगों से फिलहाल पूछताछ की गई है और इस बीच श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थियां अभी भी अनसुलझी हैं। वालकर की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आफ्ताब अमीन पूनावाला की नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी है। एक और वजह है जो दिल्ली पुलिस नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना चाहती है, वो ये समझना चाहती है कि क्या ये एकाएक आवेश में हत्या हुई या सोची समझी साजिश है। इस केस और हैवानियत की शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई जो कि अपनी लाइफस्टाइल और अपनी फास्ट पेस लाइफ के लिए फेमस है, वहां पर श्रद्धा एक एम्प्लॉय होती है एमएनसी में। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में वे काम करती हैं, जॉब करती हैं, और आफ्ताब एक शेफ। अब इन दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप से होती है। डेटिंग ऐप वो एप्लीकेशंस होते हैं जो आप अपने फोन पे इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें करने के लिए, वैसे ही डेटिंग ऐप वो एप्लीकेशंस होती है जो आप अपने फोन पे इंस्टॉल करते हैं एक दूसरे के साथ मुलाकात करने के लिए बिना उस शख्स को जाने। अब इनकी मुलाकात ऐसे ही एक डेटिंग ऐप से होती है। सोर्सेस की माने तो वो बम्बल से मिलते हैं और साथ में रहने लगते हैं। अब इसके बाद श्रद्धा और आफ्ताब एक दूसरे के करीब आते हैं, प्रेम होता है दोनों में और दोनों ये तय करते हैं कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में जाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप मतलब ये कि बिना विवाह के एक साथ 24 घंटा वो रहना चाहते हैं। तो इसके बाद वो मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं। परिवार को ये नामंजूर होता है, इसीलिए परिवार के प्रेशर में आके श्रद्धा और आफ्ताब ये तय करते हैं कि अब वो किसी और जगह अपना आशियाना ढूंढेंगे। दोनों दिल्ली जाने का फैसला करते हैं, दिल्ली के मेहरौली में एक फ्लैट रेंट करते हैं और दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। वहीं तीसरे दिन यानी कि 18 मई की रात को आफ्ताब और श्रद्धा में जोरदार नोक-झोंक, जोरदार झगड़ा होता है और इस झगड़े को लेकर आफ्ताब घर छोड़कर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार वो धूम्रपान और गांजे का सेवन करके वापस लौटता है। तो आफ्ताब और श्रद्धा में जोरदार नोक-झोंक फिर से होती है, फिर से झगड़ा होता है और आफ्ताब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। बेलगाम गुस्सा और उग्रवादी सोच के आधार पर वो निर्मम हत्या कर देता है श्रद्धा की। गला दबाकर, गला घोटकर वो श्रद्धा को मार देता है और फिर से गांजे का सेवन करता है पूरी रात बॉडी के पास में। इसकी अगली सुबह वो बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान बनाता है और हैवानियत की हद पार कर देता है। वो श्रद्धा के बॉडी के 35 पीसेस करता है, 35 टुकड़ों में श्रद्धा के बॉडी को काटता है और एक एक करके फ्रिज में समेट कर रखता है। इसके बाद वो मेहरौली के जंगलों में और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के जंगलों में कुछ पीसेस को दफना देता है, कुछ पीसेस को फेंक देता है और इस कदर उसने श्रद्धा के बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। इस घटना को अंजाम देकर और बिना किसी पश्चाताप के आफ्ताब अपनी जिंदगी में लौट आता है, अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है और वापस से उन डेटिंग एप्स का इस्तेमाल भी शुरू कर देता है। कुछ महीनों तक जब श्रद्धा के पिता श्रद्धा से कांटेक्ट नहीं कर पाते, कुछ महीनों तक जब श्रद्धा के दोस्त श्रद्धा से कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो उनको शक होता है और उनके पिता मेहरौली यानी कि दिल्ली आते हैं और जब वो फ्लैट पर लॉक लगा देखते हैं तो उनको शक हो जाता है और इसके बाद वो पुलिस थाने में जाकर केस दर्ज करते हैं और पुलिस छानबीन में लग जाती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इस केस को समझ लिया होगा और इस केस के पहलुओं को ध्यान से सुना होगा। अब आइए ऐसे ही एक केस के बारे में बात करते हैं जो आज के 10 साल पहले घटित हुआ था भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में एक डॉक्टर यानी कि डॉक्टर सोमनाथ पारीदा ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी थी एक स्टील टॉर्च मारकर।
स्टील टॉर्च मारकर उषा श्री की हत्या करने के बाद इन्होंने उस बॉडी के 300 टुकड़े किए थे और सर को काटकर एक टेबल पर स्थित कर दिया था। अब ये शॉर्ट टेम्पर्ड और साइकोपैथ डॉक्टर अपनी पत्नी के कटे सर से रोजाना बात किया करता था और रोजाना अपनी फीलिंग शेयर किया करता था। इनके बच्चे यूएसए में रहते थे और जब बच्चे अपनी मां से बात नहीं कर पाए तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की और ऐसे इनका पिता यानी कि डॉक्टर सोमनाथ पारीदा पकड़ा गया और उसको आजीवन कारावास हुआ 50,000 रुपए जुर्माने के साथ। कहानी बताने का यह तात्पर्य था कि हम हमारे समाज में ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों को, ऐसे साइकोपैथ्स को समझ सकें, उनके ट्रेड्स और उनके साइंस को समझ सकें ताकि हम हमारा बचाव कर सकें। क्रिमिनल साइकोलॉजी के लेखक रॉबर्ट फोर्ब्स का यह मानना है कि ऐसे सीरियल किलर्स और मर्डरर्स के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है, बहुत सारी समानताएं होती है जिनसे इनकी शिनाख्त की जाती है और जिनसे इनसे बचा जा सकता है। जैसे कि ये बेड वेटिंग करते हैं। अक्सर ऐसे मर्डरर्स और सीरियल किलर्स में देखा गया है कि ये बिस्तर पे पेशाब करते हैं, चाहे इनकी उम्र कुछ भी हो। इनका ऑब्सेशन होता है फायर से, यानी कि आग से इनको खासा प्यार होता है और ब्लैक मैजिक से इनको काफी लगाव होता है। ये जहां तहां आग लगाने की कोशिश करते हैं और आग की लपटों को देखकर खुश होते हैं। इनको ऑब्सेशन होता है क्रूएल्टी ऑफ एनिमल से, यानी कि बेजुबान जानवर को ये मारना और प्रताड़ित करना इनको पसंद होता है। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को किसी भी बात का पछतावा नहीं होता है, चाहे उनके कर्म कितने भी नीच क्यों ना हो। साथ में किसी भी बात की कोई संवेदनशीलता नहीं होती है, ये सिंपैथी नहीं शो करते हैं किसी के प्रति। साथ में इनके अंदर बहुत जेलसी होती है अपने पार्टनर के लिए या अपने सगे संबंधियों के लिए। अगर इनका पार्टनर इनसे आगे निकलता हुआ दिखता है, अगर वो दौलत और शोहरत के मामले में इनसे अग्रसर है तो उससे जेलसी होने लग जाती है। साथ में डिस्ट्रक्टिव एंगर के ही शिकार होते हैं। इसका मतलब है कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि वो कोई भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऐसे दैत्य मानसिकता वाले लोग नशे के शिकार होते हैं और ज्यादातर वक्त नशे में धुत होते हैं। साथ में ये डिसफंक्शनल फैमिलीज के भी शिकार होते हैं। इसका अर्थ ये है कि बचपन में कुछ ऐसी घटना इनके साथ घटित हो जाती है, कोई ऐसी क्रूर घटना इनके साथ घटित हो जाती है परिवार में जिसका ये जिक्र भी नहीं कर सकते हैं अपने दोस्तों से, और आगे चलकर ये घटना इनके ऊपर इतना प्रभाव डालती है कि ये सीरियल किलर्स और मर्डरर्स तक की संभावनाओं को बढ़ा देती है। ऐसी मानसिकता वाले लोग फिजिकल अब्यूज का सहारा लेते हैं अपने गुस्से को काबू में लाने के लिए, अर्थात वो चीजों से हमला करेंगे, वो जानलेवा हमला करेंगे, मारपीट पे उनका यकीन होता है और साथ में वो अपने पार्टनर को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे सारे ट्रेड्स और साइंस हमें आफ्ताब पूनावाला के केस में और ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार फिजिकल अब्यूज स्टार्ट हो जाता है तो वो रुकता नहीं है, वो बारंबार रिपीट होता है। इसीलिए सोसाइटी को ये समझना जरूरी है कि अगर किसी भी शख्स ने फिजिकल अब्यूज स्टार्ट कर दिया तो वहां पर प्रेम नहीं बचता। आपने ये वीडियो पूरा देखा, पूरी समझदारी से देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो और इससे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती हो तो ये वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।